नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 62 स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे कर्तरी योग के विषय में कि कर्तरी योग बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या फल हो सकते हैं कर्तरी योग यदि आपकी जन्म पत्रिका में है। तो इन सभी बातों पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं कर्तरी योग की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कर्तरी योग बनता कैसे है। एक मैं साधारण सी आपको परिभाषा दूंगा, आप उसे ध्यान से सुनें। यदि किसी भाव या किसी ग्रह के आगे या पीछे कोई ग्रह हो तो हम कहेंगे कि ये ग्रह या ये भाव कर्तरी योग में आ गया। और समझते हैं हम इसको। मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र विराजमान है। मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र विराजमान है और शुक्र से एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह है मानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर शनि बैठे हैं और यहाँ है राहु, तो हम कहेंगे कि शुक्र जो है वो कर्तरी योग में आ गया। और आगे बात करेंगे कि ये पाप कर्तरी है या शुभ कर्तरी है। अब जानते हैं पाप कर्तरी को। हम यहाँ पर कहेंगे कि यदि कोई ग्रह या भाव किन्हीं दो अशुभ ग्रहों के मध्य आ जाए तो पाप कर्तरी योग होगा। यदि कोई भाव या कोई ग्रह शुभ ग्रहों के मध्य आ जाए तो शुभ कर्तरी होगा। तो पापी ग्रह या अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? माफ़ी चाहूँगा, मैं पापी शब्द यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ग्रहों ने कोई पाप नहीं कर रखा है। ये तो हमारे ही पाप के जो फल हैं वो ग्रहों को हमें देने होते हैं। तो यहाँ मैं अशुभ ग्रहों की बात करूँगा कि जो ग्रह नैसर्गिक रूप से अपना अशुभ स्वभाव हमें दिखाते हैं या फिर हमें अशुभ फल देते हैं। तो सबसे पहले हैं सूर्य देवता, शनि देवता, मंगल देवता, राहु देवता और केतु देवता। सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु को अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है और ये स्वभाव इनका नैसर्गिक है। तात्कालिक रूप से ये शुभ हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी की कुंडली में शनि शुभ हो, किसी की में सूर्य शुभ हो, किसी की में मंगल शुभ हो, राहु केतु भी शुभ हो सकते हैं। तो वो सब बातें भी हम अभी करेंगे। अब वीडियो को देखते रहें और अच्छे से इसको समझते रहें। शुभ कर्तरी में शुभ ग्रहों को देखते हैं। तो शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु, शुक्र। यदि बुध अकेला बैठा है तो बुध शुभ फल देगा। यदि बुध के साथ कोई शुभ ग्रह है तब भी बुध शुभ फल देगा। यदि बुध के साथ कोई अशुभ या क्रूर ग्रह है तो बुध को अशुभ फल अपने देने होंगे। तो इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा है अकेला बुध। उससे आगे मैंने लिखा है चंद्र। चंद्रमा की भी कंडीशन है, ये मैं पूर्व में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। हम कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बली होता है, शुभ होता है। तो आपको किसी की जन्म पत्रिका को जब देखेंगे तो आप ये देखें कि उसका जो जन्म है किस तिथि को हुआ है। मान लीजिए कि किसी का जन्म शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ है और चंद्रमा कहीं पर अच्छे बैठे हुए हैं तो चंद्रमा शुभ फल देंगे। यदि उसका जन्म कृष्ण पक्ष की सप्तमी का हुआ है या अष्टमी को हुआ है तो चंद्रमा यदि कहीं पर अच्छे भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो अशुभ फल देंगे, बहुत ज़्यादा अपनी शुभता को बरकरार नहीं रख पाएंगे। हालांकि ये बातें हम पूर्व में कर चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से आप इसे समझेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पाप कर्तरी योग कैसे बना। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्र विराजमान है, अपने ही घर में है, बहुत अच्छे बैठे हैं। अब चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे आप देखें कि एक घर आगे मान लीजिए राहु विराजमान है और एक घर पीछे शनि विराजमान है। तो हम कहेंगे कि चंद्रमा और चौथा भाव पाप कर्तरी में आ गया। अब होगा क्या है इससे, मतलब जब पाप कर्तरी में कोई भाव या कोई ग्रह आ गया तो इसके फल क्या होंगे? तो चंद्रमा यहाँ पर शुभ है, अत्यंत बली है, शुभ है और अपनी राशि में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु
दो अशुभ ग्रहों के बीच में आने के कारण चंद्रमा एक प्रकार से किसी दबाव में है और बहुत ज़्यादा अपने शुभ फल नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि चंद्रमा यहाँ अशुभ फल करेगा, परंतु मान लीजिए चंद्रमा को 100% अपने शुभ फल करने हैं तो कहीं अपने 50, 60, 70% तक ही अपने शुभ फल कर पाएगा। इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ये अनुभव से हमें समझ में आता है। तो कहने का मतलब यही है कि चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं कर पाएगा, एक लिमिट तक ही कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं पापकर्त्री। और देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य विराजमान हो और यहाँ मंगल विराजमान हो, तब मैं क्या कहूँगा? साधारणतः अगर मैं अपनी परिभाषा को ही रिपीट करूं तो मैं कहूँगा कि ये पापकर्त्री में है, और बहुत से ज्योतिषी इसको भी पापकर्त्री कह देंगे। परंतु अब चंद्रमा और चौथा भाव पापकर्त्री में नहीं है। क्यों नहीं है वो भी समझते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि ये जो स्वभाव है ग्रहों का, ये नैसर्गिक रूप से है, परंतु तात्कालिक रूप से कोई ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश आप जानते हैं हमेशा लगन का जो स्वामी होता है वो शुभ होता है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है कि पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव अत्यंत शुभ भाव है, और इन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी शुभ फल देते हैं। तो यहाँ पर मंगल शुभ है और सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो सूर्य भी शुभ है यहाँ पर। तो इसको हम पापकर्त्री योग कहेंगे तो बहुत गलत होगा। जब मैंने 12 लग्नों के विषय में आपको पढ़ाया था तो ये सभी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि मेष लगन की कुंडली में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ हैं। अब आगे समझते हैं शुभकर्त्री को। पापकर्त्री आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये भंग कब हो जाता है ये भी समझे। देखिए, साधारण रूप से हम कहेंगे कि ये पापकर्त्री में है, परंतु तात्कालिक रूप से मंगल और सूर्य यहाँ पर शुभ हैं, तो हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर पापकर्त्री योग जो है वो भंग हो गया। चंद्रमा और चौथा भाव अपने पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम है। अब शुभकर्त्री की बात करते हैं। मान लीजिए कोई शुभ ग्रह पहले भाव में बैठा है, या फिर कोई अशुभ ग्रह भी बैठा है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ मैं बुध को लिख देता हूँ। मैंने बुध को शुभ ग्रह की श्रेणी में लिया है, परंतु मेष लगन की कुंडली में आप देखेंगे तो बुध जो है वो छठे भाव का भी स्वामी है, और बुध यहाँ पर अशुभ की श्रेणी में आता है। तो पहले भाव में बुध अशुभ है, ठीक है जी। और मान लीजिए इसके साथ राहु भी बैठा है, और मैं इसको अशुभ कर देता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पर गुरु बैठे हैं और एक भाव पीछे उच्च के शुक्र बैठे हैं। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि जो बुध और जो पहला भाव है और जो राहु है वो शुभकर्त्री में आ गया। हालांकि यहाँ पर ये अशुभ है, परंतु इनको कहीं ना कहीं अपनी अशुभता में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो शुभ ग्रहों के मध्य में आ गए हैं। तो जो पहला भाव है वो कम पीड़ित हुआ। अब क्यों? क्योंकि यहाँ अशुभ ग्रह है, तो हम कहेंगे कि पहला भाव पीड़ित है, परंतु ये शुभकर्त्री में आ गया, तो इनको अपनी अशुभता में कहीं ना कहीं कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाध्य हैं, दो शुभ ग्रहों के बीच में है। तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये शुभकर्त्री योग है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अच्छे से देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर गुरु के साथ मैं किसी अशुभ ग्रह को बिठा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर शनि विराजमान है, और इस राहु को मैं यहाँ शुक्र के साथ बिठा देता हूँ। तो यहाँ जो गुरु और शुक्र हैं, ये दोनों भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं। तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभकर्त्री योग का फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुरु और शुक्र जो कि शुभ ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों के साथ युति किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम अब इसे कहेंगे कि जो बुध है उसको अपने इंडिविजुअली रिजल्ट्स देने हैं। बुध यहाँ के स्वामी है, छठे भाव के अशुभ हैं, तो अब बुध को यहाँ बैठकर अशुभ फल पूर्ण रूप से देने ही देने हैं। अब ये किसी शुभकर्त्री में नहीं है। तो इस प्रकार से हमें शुभकर्त्री पापकर्त्री को समझना है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। भविष्य में मैं आपको जब
कुंडलियों के विषय में पढ़ाऊंगा कि कुंडली को देखते कैसे हैं, फलादेश कैसे करते हैं, तब और अच्छे से जितने भी मैं योग या दोष आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ लगा के दिखाऊंगा तो और ज़्यादा आप इसको गहराई से समझ पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यदि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट किया करें। यदि कुछ नहीं समझ में आता तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर मैं वहाँ पर आंसर दूंगा। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।